नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पॉलिटी की क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कंटिन्यू कर रहे थे, अर्थात संविधान में जो संवैधानिक निकायों का जिक्र किया गया है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, हम लोगों ने उन सब पे बात की थी। पिछली क्लास में हमने 4 से 5 बॉडी डिस्कस की थी। आज जितनी बॉडीज़ बची हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, संवैधानिक निकाय, उन पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। और उस संबंध में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके सामने निकल कर आ रहा है वो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, या इसे बोला जाता है महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब देखिए, शब्द को समझेंगे क्लियर हो जाएगा। कंट्रोलर का मतलब होता है नियंत्रण करना। किस पे नियंत्रण करना? फंड पे नियंत्रण करना, जिसे हिंदी में बोलते हैं निधि पर नियंत्रण करना। ठीक है, अब ये कौन सा फंड होगा? जो फंड होता है भारत का राजकोष। भारत का राजकोष। अब भारत का राजकोष कितने कोषों से मिलकर बनता है? 3 कोषों से, जिन्हें बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, पब्लिक अकाउंट जिसे बोला जाता है लोक लेखा अकाउंट, और उसके बाद होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी का मतलब होता है विपत्ति के समय जो फंड यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये 3 कोषों से मिलकर बनता है भारत का राजकोष। और इससे फंड कितना निकलेगा और खर्च किस तरह हुआ है उसकी चेकिंग, मतलब उसमें कोई घपला नहीं हुआ है। अगर कोई घपला हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, उसको उजागर करना, तो ये काम करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ध्यान दीजिएगा, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लोग जिक्र कर रहे थे, अर्थात संविधान का स्रोत वाले चैप्टर में जब हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि जो कैग का ऑफिस है या कैग का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। लेकिन ब्रिटेन और भारत के कैग में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ब्रिटेन का कैग अगर एग्जीक्यूटिव को, अर्थात सरकार को, भारत के राजकोष से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, पब्लिक अकाउंट से या कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं, तो उस पर नियंत्रण रखेगा कैग। मतलब ब्रिटेन में कैग नियंत्रण रखता है पैसे निकालते वक्त भी। लेकिन भारत का कैग क्या है कि पैसे निकाल लो, पैसे निकालने पर कैग का कोई नियंत्रण नहीं है। कैग का कोई नियंत्रण नहीं है, उसका नियंत्रण है पार्लियामेंट पर। ठीक, लेकिन उसके बाद वो पैसे किस तरीके से खर्च हुए, उनमें कोई घोटाला तो नहीं हुआ, कोई घपलेबाजी तो नहीं हुई, उसकी ऑडिटिंग जिसे बोलते हैं महालेखा तैयार किया जाएगा, जिसे बोलते हैं ग्रेट ऑडिटिंग की जाएगी कि आपने पैसे किस तरीके से खर्च किया है। ठीक है, तो ये करता है हमारे भारत का कैग। तो भारत के कैग को भले बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। क्यों? क्योंकि ये बनाया ही गया था जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। ये बनाया ही उस समय गया था, तब नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहा जा सकता था। लेकिन आज भारत के कैग की ड्यूटी सिर्फ महालेखा वाली रह गई है, नियंत्रक की ड्यूटी नहीं रह गई है। तो यही अंतर है ब्रिटेन के कैग में और भारत के कैग में। भारत का कैग पैसे निकालते समय उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। पैसे खर्च होने के बाद जो ऑडिटिंग होगी वो ऑडिटिंग करके बताएगा कि पैसा सही से खर्च हुआ है अथवा नहीं। लेकिन ब्रिटेन का कैग अगर ब्रिटेन के राजकोष से पैसा निकालना है तब भी उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये अंतर आपको दिमाग में ध्यान रखना चाहिए और उम्मीद है आपको बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा। अब चर्चा करते हैं कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हमारे संविधान में है। तो आर्टिकल 148 से 151। ठीक है, 148 में इस पद का जिक्र है, 149 में उसकी ड्यूटीज़ का जिक्र है। उसके बाद हम लोग अभी
चर्चा करेंगे। इसको बोला जाता है पब्लिक पर्स का गार्डियन। पब्लिक पर्स ये क्या है? ये पब्लिक पर्स ही तो है। ये किसका पैसा है? हमारा आपका पैसा है। तो गार्डियन मतलब क्या होता है? संरक्षक। गार्डियन मतलब क्या होता है? संरक्षक। अर्थात हमारे पब्लिक पर्स का संरक्षक है कैग। क्यों? क्योंकि इसमें पैसे निकाल तो लिए गए हैं, लेकिन उसको खर्च किस तरीके से होगा? एफिशिएंटली खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुशलतापूर्वक खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस पे ध्यान रखना है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारे पब्लिक पर्स का गार्डियन है। ये हेड भी है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये हेड भी है। और अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद, अगर भारत में लोकतंत्र को जीवित रखना है तो अंबेडकर जी ने कहा था कि कैग को सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखना होगा। इसलिए कैग को बहुत सारी पावर दी गई है। मैंने आपको बताया था डीपीएसपी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अंबेडकर जी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्थिक लोकतंत्र और आर्थिक स्वतंत्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनके हिसाब से अगर ये नहीं रहेगा तो सामाजिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता इंश्योर नहीं हो सकती। अब आर्थिक स्वतंत्रता तभी होगी जब जहाँ पे चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों, मतलब पारदर्शी हो। और पारदर्शी बनाने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात कैग को नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बनाया गया कि भाई देखो सरकार किस तरीके से पैसा खर्चा कर रही है। अगर घोटाला कर रही है, घोटाला तो नहीं कर रही है, अगर एग्जाम्पल लेना है 2010 में, उस समय के कैग हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार और बहुत गजब का काम किया था ईमानदारी दिखाते हुए। उन्होंने ही 2G स्कैम, कोल स्कैम, जितने उस समय के कांग्रेस मतलब UPA 2 की सरकार ने जितने घोटाले किए थे उसको उजागर करने में कैग का बहुत बड़ा रोल है। अब ध्यान दीजिएगा लोकतंत्र कैसे इंश्योर हो रहा है। कैग ने बता दिया कि ये घोटाला हुआ है। अब जनता जो है उस सरकार को नहीं चुनेगी, उस सरकार को बेदखल कर देगी सत्ता से। ठीक है, तो लोकतंत्र इंश्योर हुआ ना। कैग ने आपको बताया कि ये जो सरकार है ये किस तरीके से घोटालेबाजी घपलेबाजी में पैसा डुबो रही है आपका। आप ज़रा ध्यान दो, आने वाली वोटिंग में ज़रा तैयार रहो इसको हटाने के लिए। ठीक है, तो कैग एक तरीके से हमारे भारत में लोकतंत्र और विशेष तौर से कहें तो आर्थिक लोकतंत्र इंश्योर करता है। तो उम्मीद है कैग कितना इम्पोर्टेंट है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए जब मैं नियुक्ति राष्ट्रपति कह दूँ ना तो राष्ट्रपति का मतलब समझ लीजिए पीछे से कौन काम कर रहा है? PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। क्योंकि मैंने आपको बताया है आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा कि ये रिज़ाइन भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। रिज़ाइन दे दिया, अब मान लीजिए रिमूव करना है ना, तो ऐसे ही नहीं ऐवे नहीं रिमूव कर दो भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज की तर्ज पर रिमूव करना है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, विशेष बहुमत चाहिए होता है। इसलिए ध्यान से देखिएगा ये इतनी कठिन है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिमूव नहीं हो पाया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव नहीं हो पाया है तो कैसे रिमूव होगा? भाई जाओ और सही से काम करो, ये पावर दी गई है हमारे संविधान में। कैग भाई जाइए सही से काम करिए, सरकार कहीं भी कुछ गलत कर रही है, कोई घोटाला कर रही है, उजागर करिए, हमारी जनता के सामने रखिए। और जनता इतनी होशियार है कि कब किसको सत्ता देनी है, कब किसको सत्ता से बेदखल करना है। क्लियर? तो उसके बाद इसकी अवधि, कार्य अवधि कितनी? 6 साल या 65 वर्ष, दोनों में से कोई जल्दी पूरा हो जाएगा तो ये उसकी अवधि मान ली जाएगी। और ये किस तरह डिसाइड होता है हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। तो यहाँ तक कैग का ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संवैधानिक स्वतंत्रता, हमारे संविधान में कैग को कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। एक तो मैंने बताया था कार्यालय या जिसे बोलते हैं कार्यकाल, कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, कार्यकाल की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है,
जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कैग के पास है। मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा देगा, प्रॉपर रिमूवल प्रोसेस होगी। और रिमूवल प्रोसेस क्या है, मैंने भी आपको बताया कि लोकसभा में विशेष बहुमत, राज्यसभा में विशेष बहुमत, जो आज तक अभी हो नहीं पाया है, आगे हो भी नहीं पाएगा। एक बात और ध्यान रखिए कि कैग को कैग शपथ भी लेता है। कैग को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। भारत का राष्ट्रपति कैग को शपथ दिलाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं आपको। दूसरी स्वतंत्रता में देखिए कि नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। इसका मतलब क्या है? इलेक्शन कमिश्नर अर्थात निर्वाचन आयुक्त जो हैं, इलेक्शन कमिश्नर, अगर एक बार रिटायर हो जाते हैं तो इनकी फर्दर अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। मतलब ये आगे भी सरकार में अपॉइंट हो सकते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, अगर चाटुकारिता सरकार की कर लो तो हम आगे अपॉइंट हो सकते हैं। इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे इलेक्शन कमिश्नर के मन में आ जाएगा। लेकिन कैग को स्वतंत्र रखना है, क्योंकि कैग हमारे आर्थिक लोकतंत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको फिर से फर्दर ऑफिस में एंट्री ना करने दो। मतलब एक बार रिटायर हो गया तो रिटायर हो गया, ताकि कैग खुल के काम कर पाए। ऐसे होगा ना कि सरकार की चाटुकारिता करेगा, और अगर सरकार की चाटुकारिता करेगा तो सोचेगा कैग कि यार हम सरकार की चाटुकारिता करते हैं, हमें फिर से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, फिर से आगे रोज़गार मिल जाएगा, अच्छे अच्छे पदों पर काम करने का मौका मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इसको एक बार ऑफिस में लाओ, उसके बाद रिटायर कर दो, बाद में इसको फर्दर एम्प्लॉयमेंट करने का मौका मत दो। क्लियर? वेतन एवं भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैं। मतलब बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा रुपया है, रुपया की टेंशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद कैग कार्यालय के प्रशासनिक खर्च भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, जिसे बोला जाता है चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। और जब चार्ज ऑन होता है तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इस पे वोटिंग नहीं होगी। ठीक है। मतलब चर्चा तो हो सकती है कि कैग के ऑफिस पर ये पैसा खर्च होना है, इतनी पेंशन है, इतने भत्ते हैं, इतने अलाउंसेस हैं, लेकिन वोट देकर उन्हें कम नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो वही बात लिखी हुई है, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इतनी बात आपको क्लियर है? एक बात और देखिए कि इसकी जो सैलरी हो गए, और जो अदर कार्य दशा हो गई, जिसे बोलते हैं सर्विस कंडीशन, उसको डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। लेकिन ये नहीं कि कैग ऑफिस में आ गया, मतलब कोई नियुक्त हो गया कोई कैग, उसके बाद उसके परिवर्तन कर दो, कार्य करने की दशा में सैलरी कम कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो करना है पहले करो। क्लियर? और उस किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। क्लियर हो गया? अब आते हैं कैग के कार्य एवं शक्तियाँ। आर्टिकल 149 के भीतर ये बात की गई है, और आर्टिकल 149 हमारी संसद को ये पावर भी देता है, ये अधिकार भी देता है कि कैग के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित आप कोई कानून बना दो और उसमें बता दो कि कैग ये करेगा। क्लियर? तो इसलिए हमारी सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 बनाया। इसकी इंग्लिश होती है ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 बनाया। ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी ड्यूटीज़ एंड पावर्स हैं। क्लियर है? किस लिए नियुक्त किया जाता है? कि ये ऑडिट करता है। किसको ऑडिट करता है? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकले। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि यार पैसे निकल तो गए हैं, अब उसका यूज़ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कुशलतापूर्वक यूज़ हो रहा है। कुशलता का मतलब क्या होता है कि आप जो संसाधन है उसका अनुकूलतम और इष्टतम उपयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। जिसे बोलते हैं तेल की एक एक बूंद से आप पेट्रोल की गाड़ी चला लीजिए, वो होता है कि अनुकूलतम उपयोग एवं इष्टतम उपयोग। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया हुआ संसाधन कम से कम और उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, ये होता है कुशल उपयोग।
इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हाईवे बन रहा है कोई, ठीक है। अब इस हाईवे को बनाने के लिए चाहिए आपको 10 मज़दूर, लेकिन आपने सोचा यार जितना ठेकेदारी से खर्चा करा लेते हैं तो ठेकेदार को मुनाफा और ठेकेदार आपको कमीशन देगा, मतलब जो ऑफिसर होगा वहाँ का, तो 10 नहीं यहाँ 25 मज़दूर लगा दो। अब क्या है ये, मतलब क्राइम तो नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी जो काम हमारे भारत के राजकोष से 10 मज़दूर मिलकर कर रहे थे, अब वही भारत का राजकोष 25 लोगों को तनख्वाह दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये संसाधन का जिसे बोलते हैं एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं है, मतलब कुशलतम प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो कैग ये भी देखता है और इस तरह की जो ऑडिटिंग है वो करता है। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हुई। तो कैग भारत की संचित निधि, मतलब भारत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और प्रत्येक राज्य, ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य दोनों के और केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है कि संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है, ऑडिटिंग करता है। मतलब केंद्र, राज्य और यूटी जिसकी विधानसभा है, इन तीनों के कंसोलिडेटेड फंड की ऑडिटिंग करता है कि जो पैसा निकला है क्या सही से खर्च हुआ है अथवा नहीं। ठीक, भारत की आकस्मिक निधि जिसे बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड, और भारत के सार्वजनिक खाते हैं जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर चुके हैं, पब्लिक अकाउंट। तो कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट के साथ साथ प्रत्येक राज्य के, ध्यान दीजिएगा, राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है। मतलब केंद्र का भी कर ही रहा है प्लस राज्य का भी कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं आप सोचें यार ये तो सिर्फ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो सिर्फ केंद्र का करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों का कर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, लाभ हानि मतलब प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट है, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों की भी ऑडिटिंग करता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र व राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी निकाय, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों की आय व्यय का परीक्षण भी करता है। मतलब जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सरकार से चलती हैं, मतलब सरकार के पैसे से चलती हैं, और सरकार का अपना पैसा तो होता नहीं है, भारत का राजकोष का पैसा होता है, और वो किसका पैसा होता है, आपका पैसा होता है। तो इसमें सरकार इनको पैसा दे रही है, तो अगर ये PSU सही से काम नहीं कर रही हैं, इनकी बैलेंस शीट जांची जाएगी, इनके अकाउंट्स जांचे जाएंगे कि क्या ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसकी भी ड्यूटी किसकी है, कैग की है। क्लियर, ये बात हो गई। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई रिक्वेस्ट करता है कैग से या रिकमेंडेशन करता है कि भाई किसी अन्य प्राधिकरण के खातों की ऑडिट कर लो, किसी अन्य प्राधिकरण के खातों की ऑडिट कर लो, तो वो ऑडिट कर देगा। जैसे कि स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज़ जैसे कि पंचायत हो गई, आपकी म्यूनिसिपैलिटी हो गई, उसके भी खातों की जांच पड़ताल या ऑडिटिंग कर सकता है, अगर राष्ट्रपति कह दे या राज्य का राज्यपाल कह दे। यहाँ तक क्लियर है आपको। केंद्र एवं राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। मतलब ड्राफ्ट किस तरीके से बनेगा, जैसे होता है ना अकाउंट किस तरीके से बनता है, ये हो गया। मैं तो अकाउंट्स में पढ़ा नहीं हूँ, तो जहाँ तक मैं देखता था अपने दोस्त को ऐसे करके वो अकाउंट्स बनाता था, तो ये ड्राफ्टिंग हो गई एक तरीके से कि इतनी 5 लाइन होगी, 4 लाइन होगी, ठीक है, तो ड्राफ्टिंग हो गई। इससे क्या हो जाएगा, इससे पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। जब यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो जो जांच और जो ऑडिटिंग है उसमें आसानी हो जाती है। तो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि भाई इस तरीके से ड्राफ्टिंग होनी चाहिए केंद्र के खातों की और राज्य के खातों की। क्लियर हो गया। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक, और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राज्यपाल को सौंपेगा, ठीक। इसमें तो ऐसा कोई है नहीं, मतलब केंद्र वाला खाता किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। राज्य वाले खातों से संबंधित रिपोर्ट किसको जाएगी,
राज्यपाल को जाएगी। तो ये राष्ट्रपति फिर उसके बाद सदन के सामने, जिसे बोलते हैं संसद के सामने, उस रिपोर्ट को पेश करेंगे। ठीक है, उस पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए किसके पास जाएगी? पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास, विशेष चर्चा के लिए, जिसे बोलते हैं लोक लेखा समिति, जिसमें 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। खैर, इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कैग रिपोर्ट बनाता है, प्रस्तुत करता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इसको सदन के सामने रखते हैं, उसके बाद सदन ट्रांसफ़र कर देता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को। इसलिए कैग को बोला जाता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के फ्रेंड हैं, फिलोसोफर हैं, गाइड हैं। ठीक है, मतलब कैग जितनी अच्छी रिपोर्ट बना देगा, जितनी साफ तरीके से रिपोर्ट बना देगा, जितने सही आंकड़ों से रिपोर्ट बना देगा, उतनी पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्लैरिटी हो जाएगी और डिस्कशन करने में आसानी हो जाएगी कि क्या जो पैसा निकला है CFI से या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से या पब्लिक अकाउंट से, क्या उनका सही यूज़ हुआ अथवा नहीं। तो इसलिए कैग को बोला जाता है कि यार फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए, किसी राज्य के खातों संबंधित अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधान मंडल के समझ रखी जाती। आर्टिकल 151 में ये बात कही गई है। अब देखिए, संसद के लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र एवं सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा कि 1858 में पहली बार महालेखाकार का कार्यालय बना है। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जब ख़त्म हो गई थी, उसके बाद आप जानते हैं कि 1858 में एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आता है, जो हम लोगों ने समझा। तो ब्रिटेन ने यहाँ के जो भी ट्रेड होते थे उनकी सही से निगरानी करने के लिए महालेखाकार का ऑफिस बनाया। ठीक है, इसलिए वो नियंत्रण भी करता था और ऑडिटिंग भी करता था। लेकिन भारत का कैग इस समय नियंत्रण नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग करता है। क्लियर, ये बात हो गई। 1860 में पहली बार एडवर्ड ड्रमंड को पहला ऑडिटर जनरल बनाया गया। तो ये नाम याद रखिएगा। पहली बार महालेखाकार का ऑफिस कब बना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब कुछ छिटपिट बातें, जैसे कैग जो कॉरपोरेशंस होती हैं ना, सरकारी कॉरपोरेशंस हो गई, जिन्हें प्राधिकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ONGC हो गया। ठीक है, ONGC जिसे बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। क्लियर। एयर इंडिया आपका हो गया। ये तो जितनी सरकारी कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनका भी ऑडिटिंग करता है। ठीक है, उनकी भी ऑडिटिंग करता है। और कुछ ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जिनको प्राइवेट प्रोफेशनल्स जैसे CA हो गए, वो ऑडिटिंग करवाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन ऑडिटर्स को मतलब इन प्राइवेट ऑडिटर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मतलब केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है इन प्राइवेट ऑफिशियल्स को, तो ये जो ऑडिटिंग करेंगे ये कैग की सलाह से करेंगे। क्लियर, बात क्लियर हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट होती हैं, तो उनकी ऑडिटिंग कैग करता है। लेकिन कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जिनको मान लीजिए प्राइवेट ऑफिशियल्स ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो ये सलाह पर काम करेंगे कैग की। ठीक, ऐसे ऑडिटिंग करो। और कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं जिनकी ऑडिटिंग कैग नहीं करता है। अब किसकी नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि LIC, इसकी ऑडिटिंग कैग नहीं करता है। क्लियर। RBI, इसकी ऑडिटिंग कैग नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। SBI बैंक, इसकी ऑडिटिंग कैग नहीं करता है। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी ऑडिटिंग कैग नहीं करता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। LIC की ऑडिटिंग कैग नहीं करता है, RBI की ऑडिटिंग कैग नहीं करता है, SBI की ऑडिटिंग कैग नहीं करता है और FCI की ऑडिटिंग कैग नहीं करता है। ये सभी लोग अपना प्राइवेट ऑफिशियल
नियुक्त करते हैं जो इनकी खातों की ऑडिटिंग करता है। तो बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ। LIC, RBI, SBI और FCI इनकी ऑडिटिंग कैग नहीं करता है। तो ये सारी बात हो गई कैग की। क्लियर? तो उम्मीद है आपको कैग क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अब भारत का महान्यायवादी का मतलब क्या है? भारत का महान्यायवादी का मतलब यही है कि ये हमारे देश का सर्वोच्च विधि सलाहकार एवं वकील होता है केंद्र सरकार का। ध्यान रखिएगा, किसका? केंद्र सरकार का। विधि सलाहकार मतलब लीगल मैटर में, लीगल मैटर में अगर केंद्र सरकार को कोई एडवाइस देनी है, मान लीजिए कोई पेच फंस गया, जिसे बोलते हैं कोई केस हो गया, तो उस केस में कुछ लोग हैं और दूसरा पक्ष है सरकार, तो सरकार को सलाह देना पड़ेगा। तो वो सलाह कौन देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है, जिसे बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। ठीक है, दूसरी बात, मान लीजिए कोई केस चल रहा है जिसमें एक पक्ष सरकार है, तो उसका वकील कौन बनेगा? उसका वकील बनेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 के भीतर इनकी बात की गई है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, राज्य के उच्च न्यायालय में 5 साल जज रहा हो, मतलब किसी भी राज्य के, या 10 साल उच्च न्यायालय में वकील रहा हो। भारत का नागरिक हो, राज्य के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो, या 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है। तो यही क्वालिफिकेशन चाहिए होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कार्यावधि निश्चित नहीं है, मतलब इसको जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उसकी बात यहाँ नहीं की जाती है, इसका टेन्योर फिक्स नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की सलाह पर काम करता है, मतलब जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा है तब तक अटॉर्नी जनरल उस पद पर बने हुए हैं। जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा बदल गई तो कोई दूसरा अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर दिया गया। तो इसलिए बोला जाता है कि अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर की सिक्योरिटी है वो क्लियर नहीं है, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर काम करते हैं। और जब मैं बोलता हूँ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पीछे कौन बैठा हुआ है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कह देंगे, प्रेसिडेंट से सलाह दे देंगे हटाओ, तो ये हटा देगा। क्लियर? पद पर तब तक रहेंगे जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होगी, और अपना रिजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर इसके ड्यूटीज़ की बात की जाए, ठीक है, ड्यूटीज़ की बात की जाए या फंक्शन की बात की जाए, तो ये मैंने अभी आपको बताया, सलाह देते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर कोई मैटर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने रिफ़र कर दिया है अटॉर्नी जनरल को कि भाई ज़रा देख लो इसका लीगल मामला क्या है, तो उस पर भी ये सलाह देते हैं। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिकल का जिक्र आता है, आर्टिकल 143, जिसके भीतर क्या होता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए प्रेसिडेंट वहाँ उपस्थित नहीं है, तो प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को कह दिए कि भाई तुम जाओ, मेरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेनी है उस लीगल मामले में जाओ, सलाह ले आओ। ये हाई कोर्ट में भी केस लड़ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो इनके राइट्स मैंने आपको बता दिए, इनके ड्यूटीज़ मैंने आपको बता दी। और कुछ राइट्स हैं, जैसे कि भारत के अधिकार क्षेत्र के किसी भी कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। ये भारत के अधिकार क्षेत्र में मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी भी कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा, राज्यसभा के सत्र में भाग ले सकते हैं एवं भाषण दे सकते हैं, मतलब राइट टू स्पीच है इनके पास, राइट टू स्पीक है इनके पास, परंतु वोट नहीं दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वोट नहीं दे सकते हैं संसद की किसी भी प्रोसीडिंग में,
मतलब चाहे लोकसभा की प्रोसीडिंग चल रही हो, सत्र चल रहा हो, या राज्यसभा का सत्र चल रहा हो, ये वोट नहीं दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके विशेषाधिकार और इम्यूनिटी एमपी की तरह है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह है। अर्थात जो संसद के जो सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हों, उन्हें जो विशेषाधिकार मिलते हैं आर्टिकल 105 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 105 के तहत जो विशेषाधिकार मिलते हैं, जो इम्यूनिटीज़ मिलती है, वही इम्यूनिटीज़, वही विशेषाधिकार हमारे कैग को भी मिलते हैं। क्लियर? तो इसलिए बोला जाता है कैग इनको एंजॉय करता है एज एमपी, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। और मैंने आपको बताया ये संघीय कार्यपालिका का एक अंग है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है कैग, सॉरी कैग नहीं, अटॉर्नी जनरल, यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है अटॉर्नी जनरल। मैंने आपको बताया था इसमें कौन है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं एंड अटॉर्नी जनरल है। तो ये इन 5 लोगों से आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव बनती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एंड भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। लेकिन अधिकार के साथ साथ इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या क्या है, जैसे ये भारत की सरकार के खिलाफ किसी को कोई एडवाइस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये किसी को कोई एडवाइस नहीं दे सकते हैं भारत की सरकार के खिलाफ। उसके बाद ये किसी भी क्रिमिनल को, जिसने अपराध किया है, क्रिमिनल वाला अपराध, ठीक है, मैंने आपको बताया था सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, तो क्रिमिनल को ये डिफेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब क्रिमिनल का केस नहीं लड़ सकते हैं जब तक उसे परमिशन नहीं मिल जाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। क्लियर? उसके बाद ये किसी की नियुक्ति भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं डायरेक्टर के पद पर किसी कंपनी में या किसी कॉरपोरेशन में, जब तक उसे भारत सरकार परमिशन न दे दे। क्लियर? उसके बाद ये किसी भी मंत्रालय को या किसी भी डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या किसी भी सांविधिक निकाय को, जिसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सलाह नहीं देते हैं जब तक कि वो प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से पास नहीं होकर आता है। तो ये सारी लिमिटेशंस इनके ऊपर हैं। क्लियर हो गया बात? उसके बाद एक पद आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह पद संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसका काम क्या है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उसको थोड़ी सहायता दे दी जाए, असिस्ट कर दिया जाए लीगल मामलों में, तो इसका काम इतना ही है। तो आपने कैग समझा, अटॉर्नी जनरल समझा। अब इसी से जुड़ता हुआ एक पद समझ लेते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। ठीक है, मैंने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब तुलना करते पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। इसका जिक्र है संविधान के आर्टिकल 76 में, इसका जिक्र है आर्टिकल 165 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पहले आर्टिकल याद रखिए। ठीक है, इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, इसको कौन करेगा? गवर्नर। इसमें सिंपल है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, इसकी क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगी? हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, बात स्टेट की हो रही है, तो स्टेट के भीतर हाई कोर्ट आता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो 165 गवर्नर अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट के जज बनने की काबिलियत होनी चाहिए। बाकी सब कुछ वही है कि प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यहाँ बात होती प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात हो रही थी, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि कब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो सेम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक गवर्नर की इच्छा होगी। गवर्नर का मतलब हो गया सीएम, मतलब मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। क्लियर? ये अपना रिजर्वेशन किसको देंगे? गवर्नर को देंगे। ये किसको देते थे? प्रेसिडेंट को देते थे। सब कुछ वही है, ड्यूटीज़ एंड फंक्शन वही हैं। जो काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के लिए करते थे, वही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट वो करेंगे राज्य सरकार के लिए। ठीक है, इसे बोलते हैं फास्ट रिवीजन।
आप एक बार एक ऑफिस पढ़ लिए और जब दूसरा ऑफिस का काम सेम वही है तो आपको सिर्फ इतना पढ़ लेना है। 165 में जिक्र है, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, हाई कोर्ट के जज की तरह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रिजिग्नेशन किसको देंगे, रिज़ाइन किसको देंगे, गवर्नर को देंगे। क्लियर। तो आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन दोनों में अंतर समझ लिया है। इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 165 और आर्टिकल 76, ये दोनों याद रखिएगा। अब ज़रा चर्चा कर लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससीज, जिसकी हिंदी होती है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, एक तो इसका आर्टिकल देखिए कि किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है, आर्टिकल 338 में। अब देखिए, पृष्ठभूमि समझ लीजिए, टाइमलाइन समझ लीजिए कि पहले एक स्पेशल ऑफिसर होता था, सिंगल, ठीक, एक स्पेशल ऑफिसर होता था जिसे बोला जाता था विशेष अधिकारी। ये क्या करता था, ये एससी और एसटी से जुड़े मामलों को देखता था कि क्या इनके साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है। लेकिन 65वां संविधान संशोधन 1990 आया और एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया जिसे बोला जाता है अनुसूचित जाति और जनजाति। ये एंड है, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या था, एक सिंगल ऑफिसर होता था जो एससी और एसटी से जुड़े मामले देखता था। 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा एक बहुसदस्यीय मतलब मल्टी मेंबर बॉडी का गठन किया गया जिसे बोलते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक, लेकिन 89वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति आयोग को अलग कर दिया आर्टिकल 338 के भीतर और एक नया आयोग मतलब बना दिया अलग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे बोला जाता है नेशनल कमीशन ऑन एसटी शेड्यूल ट्राइब। और ये किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से रिवीजन कर दें। 65वां संविधान संशोधन आया जिसमें बहुसदस्यीय आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग लाया गया। 89वें संविधान संशोधन से एससी वाला अलग कर दिया गया और एसटी वाला अलग कर दिया गया। एससी वाले के लिए आर्टिकल है 338 और एसटी वाले अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए आर्टिकल है 338A। क्लियर हो गया। अब देखिए इनका कंपोजिशन देख लीजिए आप। एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति होगी प्रेसिडेंट के द्वारा एक हस्ताक्षरित सीलबंद आदेश में जिसे बोला जाता है सिग्नेचर्ड एंड पैक्ड सील, ये बोला जाता है। ठीक है। अब नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। ठीक, और सेम ध्यान दीजिएगा, इसको बनाया क्यों गया है, NCSC को बनाया गया है ताकि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके हितों की रक्षा हो सके, उनके अधिकार की रक्षा हो सके। तो इन पर अगर कोई अत्याचार करता है तो NCSC सुओ मोटो मतलब स्वतः ही उनको समन कर सकता है, बुला सकता है। इसलिए बोला जाता है कि इनकी पावर सिविल कोड की तरह है, सिविल कोड की तरह है। तो जो काम NCSC अनुसूचित जाति के लिए करेगा अर्थात SC भाई के लिए करेगा वही NCST ST लोगों के लिए करेगा। सेम वही प्रोसेस है, एक याद करिए उसके साथ 3 याद करिए आप। ठीक, तो NCST 338A में। अब देखिए NCBC नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, और बैकवर्ड क्लासेस कौन सी, एजुकेशनली बैकवर्ड, और अब तो हो गए इकोनॉमिकली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड, इनको देखता है। ठीक है, तो 338B के भीतर इसकी बात की गई है। पहले इसका गठन हुआ था शायद 1993 में, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। 1993 में नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस का गठन हुआ था। बाद में 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया, मतलब इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। बाकी सब कुछ वही है भाई। फंक्शन किस लिए बनाया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेट करे, देखता रहे, निगरानी करे SC के साथ क्या हो रहा है, और NC/ST वाला ST के लिए देखेगा। ठीक है, उनकी सामाजिक आर्थिक दशा किस तरीके से है इसको देखने का प्रयास करेगा, उनके ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है। क्लियर। अपनी रिपोर्ट से तीनों लोग किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं।
तो इसमें आपको बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए, बस आर्टिकल याद रखिए और इजी है आर्टिकल याद रखना। 338 याद रख लीजिए, तो 338 ए याद कर लेंगे, फिर 338 बी याद कर लेंगे। 338 में किसकी बात की गई है? NCSC। तो 38 ए में किसकी बात की गई है? NCST। 338 बी में किसकी बात की गई है? NCBC की बात की गई है, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी सभी का जो संरचना है, कंपोजिशन है, वो सेम है। सभी के कार्य अपने अपने डोमेन के लिए सेम है। NCSC SC के लिए, NCST ST के लिए और NCBC BC के लिए, मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए लोगों के लिए काम करेगा। और तीनों की पावर सिविल कोड के तरीके की है, सिविल कोड के तरीके की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय आयोग के पास कुछ अन्य फंक्शंस भी होते हैं, उनके कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। जैसे जंगल में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर अधिकार किसका होगा? उस पर ST भाई का होगा, तो किस तरीके से अधिकार होगा? क्लियर? उसके बाद मान लीजिए आप जानते हैं जंगलों में कभी कभी बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं, तो जंगलों में जो लोग रह रहे हैं, जो ST लोग रह रहे हैं, उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो इनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हुआ कि नहीं हुआ, रख रखाव हुआ कि पुनर्वास हुआ कि नहीं हुआ सही से, इसकी भी जानकारी, इसकी भी निगरानी रखता है। उसके बाद आप लोग पंचायत में पढ़ेंगे पीसा एक्ट, जिसकी होती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, मतलब पंचायत का एक्सटेंशन, पंचायत का जो प्रोविज़न है वो शेड्यूल एरियाज में, मतलब अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसको लाया गया था 1996। तो देखा जाएगा इसकी निगरानी सही से हो रही है, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र में, ये सब देखा जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं, मेजर लिया जाएगा कि इनका कोई एलिनेशन ना हो, ये कहीं कट ना जाएं समाज की मुख्य धारा से, जो ट्राइबल लोग हैं। ठीक, तो शेड्यूल ट्राइब में ये आता है और ये कुछ स्पेशल फंक्शन है जो NC/ST को दिए गए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस आता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, जिसे बोला जाता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। कौन सी माइनॉरिटीज़? लिंग्विस्टिक, ना कि रिलीजियस। अब देखिए, इसका मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था, मूल संविधान में ऐसे किसी भी ऑफिसर का जिक्र नहीं था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग, मैंने आपको बताया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से पहले किस तरीके से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात हो रही थी। तो जब देखा जा रहा था यार भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन हो गया, मान लो उस राज्य में उस भाषा के आधार पर गठन हो गया, आंध्र प्रदेश का तेलुगु के आधार पर गठन हो गया, लेकिन तेलुगु के अलावा अन्य भाषा भी बोली जाती हैं। अगर इस भाषा के बोलने वाले लोग कम पड़ जाएंगे तो हो सकता है इनके साथ अत्याचार हो। तो इसलिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग ने की, और उसके बाद इसलिए हमारी संसद ने 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया। भाग 17 में आर्टिकल 350 जोड़ा गया। भाग 17 किससे रिलेटेड है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। वैसे मैं अब बता दिया हूँ, इतना संदेश, इतना ट्रिक, इतना सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया गया है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी भाग 17। तो आर्टिकल 350 बी के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष अधिकारी होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बात ध्यान रखना, अभी तक सभी अधिकतर नियुक्ति किसकी द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। अब देखिए, संविधान ने कोई एलिजिबिलिटी नहीं बताया है, कोई टेन्योर नहीं बताया है, वेतन कितना होगा, भत्ता क्या होगा, सिक्योरिटी किस तरह से होगी और सर्विस कंडीशन किस तरीके से होगी, हटाने का तरीका क्या होगा, ये नहीं बताया है, ध्यान रखिएगा। 1957 में गठित हुआ पहली बार। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है, कोलकाता आप जानते हैं वेस्ट बंगाल, और चेन्नई मतलब तमिलनाडु। तो कर्नाटक अगर आपसे पूछा जाए जगह का नाम तो आप बता देंगे बेलगांव,
कोलकाता, चेन्नई। लेकिन हो सकता है राज्य से पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कर्नाटक, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। क्लियर। नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा? अल्पसंख्यक की बात की जा रही है तो नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा? माइनॉरिटी अफेयर्स। तो रटना नहीं है यार, समझ लोगे एक बार, क्लियर हो जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय ये हो जाएगा नोडल मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत ये काम करता है आपका स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब देखिए ये ऑफिसर नियुक्त किस लिए हुआ है, आप बताइए, अपने दिमाग से सोचिएगा। ये ऑफिसर नियुक्त किस लिए हुआ है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनकी दशा ना बिगड़े, समाज की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पाएँ, वो पिछड़ ना जाएं, उनकी भाषा का सम्मान हो, उनके लिटरेचर का सम्मान हो। तो करेगा क्या? फंक्शन यही करेगा कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके सेफ गार्ड से जुड़े जितने मुद्दे हैं कि उनको सेफ्टी उनको प्रदान की जाए, उनके लिटरेचर को सेफ्टी प्रदान की जाए, उनकी भाषा ख़त्म ना हो जाए। क्लियर। तो उसी से जुड़ा ये इसके सारे फंक्शन होंगे। तो आपको याद रखना है कि 350 बी याद रखना है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है कहाँ पे है? प्रयागराज में। ठीक है। 3 रीजनल ऑफिस हैं, एक हो गया बेलगांव कर्नाटक में, एक हो गया वेस्ट बंगाल में कोलकाता में, और एक हो गया चेन्नई अर्थात तमिलनाडु में। ये इन्फॉर्मेशन 350 बी याद रखिएगा। मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पूछा था पार्ट 17 में क्या है? पार्ट 17 में क्या है? तो पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज हम ही बता देते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे ही बताना पड़ता है। स्पून फीडिंग आप पूरी तरीके से आप लोग करवा रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग। जो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1-2 लोग कमेंट करते हैं, उनका मैं नाम जानता हूँ। अगर जो कमेंट सही से करेगा लगातार उसका नाम हो सकता है आने वाली क्लास में सही से लिया जाए यार, सम्मान से लिया जाए, क्योंकि वो लोग रेगुलर क्लास देखते हैं, मेहनत करते हैं, कमेंट में जवाब लिखते हैं। क्लियर। तो ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट 17। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या क्या चर्चा की आज, कैग पर, एडवोकेट जनरल पर, सॉलिसिटर जनरल पर, और NCSC पर, NCST पर, NCBC पर, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए स्पेशल ऑफिसर पर। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अर्थात संवैधानिक निकाय, इसका चैप्टर ख़त्म हो गया। संवैधानिक निकाय इसका चैप्टर ख़त्म हो गया। नोट्स आप लोग इसी तरह बनाएंगे ताकि इस पूरे संवैधानिक निकाय जो आप किताबों में 20 से 25-30 पेज में पाएंगे, आप 5 से 6 पेज में बना लें, जैसा कि हमने बनाया है। पॉज कर करके आप लोग बना रहे होंगे। क्लियर। अब हम लोग सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।